अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। जाग जाए रोज की तरह। मैं हूँ आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। और आज जागना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज है जलसे का दिन। वो जलसा जिसके बारे में बड़ी पकड़ धकड़ हो रही थी, हो रही है, और कंटेनर लगाए गए थे और इजाजत नहीं दी गई थी, वो बहुत कुछ हुआ, लेकिन फाइनली इजाजत भी दे दी गई है। और लेकिन कल रात कंटेनर शफात लगा रहे थे रायवन में ताकि जो गुजरांवाला जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाए। ये तो गल बद गई, गल बद गई मुख्तारिया। पता नहीं चल रहा है, लेकिन खैर जिस हवाले से इन्होंने बात की थी ना, वो कोरोना के हवाले से, तो कोरोना के केसेस भी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए। तो शफात, अब ये जो बड़े सियासी लीडरान हैं, अब इन पे इंसार करते हैं कि SOPs पे अमल दरामद कैसे कराएंगे। ऐसा ना हो कि अगर आवाम के लिए ये जलसे जुलूस करे महंगाई के लिए, तो ऐसा ना हो कि कोरोना बढ़ जाए। रात एक कॉर्नर मीटिंग का अहवाल था, अता तारड़ साहब ने ट्वीट भी किया वो, और हमने देखा लोग खचाखच भरे हुए, कोई मास्क नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ऐसा लगता है उनको कोरोना कभी था ही नहीं है, ऐसी मतलब किसी ने लोगों ने बनाई हुई थी बात। वैसे शबाद, आपने अता तारड़ की बात की ना, तो कल वसीम अदामी के शो 11th आवर में उन्होंने बोला कि जी आप देख लीजिएगा कि ये जिना ग्राउंड पूरा भरेगा। और क्योंकि बार बार हुकूमती अहदेदार तो यही कह रहे हैं ना कि आप इनको भर नहीं सकते, ये आप देख लीजिएगा खाली होगा। शिबली साहब ने तो चैलेंज भी कर दिया। शिबली साहब ने कर दिया चैलेंज, तो उन्होंने कहा कि अगर ये भरा हुआ ना हो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये कह रहा था अता तारड़ का। तो जनाब, कराची में भी जो है कुछ गर्मा गर्मी होने वाली है 18 तारीख को, यानी कि परसों। उसके हवाले से भी जरा कोशिश करेंगे कि आज शो में बात करें, मगर इस सब से पहले कहाँ जाएंगे? टॉप स्टोरीज की जाए। जी जनाब, तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब ऑपोजिशन की जमातों ने जो मिलकर पहला जलसा करना था, धरना देना था, वो होगा आज। और इसका आगाज होने जा रहा है पहलवानों के शहर यानी कि गुजरांवाला से, जहां पर आज सजेगा सियासी अखाड़ा। हुकूमत की चैलेंजेस और ऑपोजिशन जमातों के दावे इस आज के जलसे में, आज के धरने में वाजे हो जाएंगे। शफात जी जनाब, ऑपोजिशन की 11 जमाती इत्तेहाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक का ये पहला अवामी ताकत का मुजाहरा होगा। और नून लीग ने APC में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद यहाँ जलसे का ऐलान किया था। इसके बाद अब ये ऑपोजिशन के इत्तेहाद जलसे में तब्दील हो गया है, और हुकूमत ने जिना स्टेडियम में इस जलसे की इजाज़त परसों रात दे दी थी। वज़ीर इत्तेलात शिबली फराज ने नून लीग को चैलेंज किया कि स्टेडियम को भर के दिखाएं। चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें, और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। हमने खुद जलसे किए हैं स्टेडियम्स में, हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। तो हम इस दफ़ा भी यही चाहेंगे कि ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें। मैं साथ में ये भी उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। अच्छा, चैलेंज तो कर दिया है शिबली फराज साहब ने कि जी स्टेडियम को भर के दिखाएं, तो राना सनाउल्लाह ने चैलेंज कर लिया है एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि जिना स्टेडियम भरेगा। और साथ में परवेज रशीद जो हैं वो ये कहते हैं कि शिबली फराज ये बताएं कि अगर जलसा का भरा हुआ हो तो वो कितना टाइम लेंगे, कितने मिनट लेंगे इस्तीफा देने में। फराज साहब ने चैलेंज दिया है, चैलेंज को मैं कबूल करता हूं। इस चैलेंज का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बता दीजिएगा पूरी दुनिया को, शिबली फराज साहब को भी स्टेडियम भरा है या नहीं भरा। आप चैलेंज कबूल करें उनका। शिबली फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नजर आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। साथ ही ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि जलसा रोकने के लिए तशद्दुद हुआ तो रद्द अमल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया, ऐसी हरकत न की जाए जिससे तशद्दुद का रास्ता खुले। साद रफीक का कहना था कि पकड़ धकड़ बंद न की गई तो जलसा लाहौर में भी हो सकता है। को तशद्दुद के जरिए रोकने की कोशिश की गई, रद्द अमल में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर होगी। अपोजिशन ने इनके झूठे एहतसाब का सामना कर लिया है। अब इमरान अहमद न्याजी के करप्ट टोले की बारी है। अब ये मुल्क से भागेंगे। गुजरांवाला में जलसा करवाना है या एक जलसा लाहौर में भी करवाना है, आप जाने दें। गुजरांवाला के जलसे में ये रहा है कि पंजाब की हुकूमत और जो लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन है ये चाहते हैं कि पहले लाहौर में जलसा हो तो उसके बाद गुजरांवाला में। ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। और दूसरी जानिब हमने देखा कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने भी ऑपोजिशन को वार्निंग दे दी है और कहा है कि फौज के खिलाफ अगर बात की तो जबान गुद्दी से खींच ली जाएगी। कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं,
कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं, भाईजान हम नहीं जा रहे हैं, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए। आप में से कुछ लोग जा रहे हैं। मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका ज़मीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उस ब्लू एयरलाइन की कंपाउंड पॉलिश मैं उसके चेहरे पे देख रहा हूँ। सूरज मशरिक और मगरब से निकला है, इमरान खान इनको नहीं छोड़ेगा। इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा, इनको जेलों में ठूंस के रहेगा। इनको इजाज़त मिल गई है, जलसा करें 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन उस पाक फौज के खिलाफ बात जो करेगा उसकी ज़बान गुद्दी से खींच ली जाएगी। जो फौज के खिलाफ बात करेगा, ये कह रहे थे जनाब शेख रशीद अहमद साहब। और अब ज़रा मदिया देख लेते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। गुजरांवाला में हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा राबिया नूर और लाहौर से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं बाबर ख़ान। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। सबसे पहले बाबर आपकी तरफ आएंगे, ज़रा लाहौर से बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बिल्कुल शफात, आज पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पीडीएम अपना सियासी पावर शो करने जा रही है, जिसकी मेज़बानी जो है वो मुस्लिम लीग नून कर रही है, जिसमें पीडीएम में शामिल तमाम जमातें हैं उसमें शामिल होंगी। जो मरियम नवाज़ हैं वो जाती उमरा से यहाँ नमाज जुमा के बाद रवाना होंगी, जबकि लाला मूसा से बिलावल और लाहौर से ही मौलाना फजल रहमान जाएंगे। इस वक्त मैं जाती उमरा के गेट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी इतनी बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यहाँ पर कारकुन आते रहेंगे। इससे पहले जो जाती उमरा में बकरे ज़िबा किए गए सदक़े के, और तमाम तैयारियाँ फ्लैक्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें खुश आमदी जो इस्तकबालिया जो है वो या बैनर यहाँ आवेज़ा किए गए हैं। जिस रूट से मरियम नवाज़ यहाँ से गुजरेंगी ये बाबू साबू पहुँचेंगी, उसके बाद ये शादरा जाएंगी। शादरा भी इस्तकबालिया कैंप लगे हुए हैं। जिस रूट से ये रैली जाएगी वहाँ से ट्रैफिक जो है आम ट्रैफिक जो बंद कर मरियम नवाज का काफिला मौलाना फजल रहमान के काफिले के साथ जाएगा। जी, मौलाना फजल रहमान जो अब तक की तलात है, मौलाना फजल रहमान लहदा निकलेंगे और मरीद के जाकर ये दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों एक ट्रक पर आएंगे और फिर ये गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। जब मरीद के से कामों की और दीगर जो जीटी रोड पे तमाम जो इस्तकबालिया कैंप वहाँ पर लगाए गए हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो वहाँ मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल करेंगे और बड़ी तादाद में उनका यही कहना है कि दोनों नमाज जुमा के बाद जो है वो एक साथ निकलेंगे, बट ऑफ कोर्स एक साथ एक गाड़ी में नहीं जाएंगे। जरा बाबर, हम आपसे कंटेनर्स की सूरत हाल पूछेंगे, लेकिन मैं आऊंगी राबिया के पास, क्योंकि राबिया जो है वो इस वक्त मौजूद है गुजरांवाला के उस जिना ग्राउंड में जहां पर आज ये जलसा होने जा रहा है। राबिया, यहाँ पर आप क्या सिचुएशन देख रही हैं? बहुत सारे तुमने मतवालों को देखा, वो कल रात से यहाँ मौजूद थे। जी मदिहा, यहाँ पर चूँकि आपको पता है गुजरांवाला पहलवानों का शहर है और आज कुछ छुट्टी भी होती है यहाँ पर, तो सुबह सुबह ही नाश्ते करके, वो भी अच्छे तगड़े नाश्ते करके जिना स्टेडियम का रुख किया जा रहा है। और अभी से ही मैं यहाँ को देख रही हूँ। स्पेशली ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है गुजरांवाला, और ये गढ़ है भी, क्योंकि यहाँ से 9 MNAs जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए और 6 MNAs और साथ में 14 MPAs जो हैं वो यहाँ से मुंतखब हुए। तो ये मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ जो है वो गुजरांवाला में है। तो खूब अच्छे तगड़े नाश्ते करके यहाँ पे आ रहे हैं और यही इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि कोई मास्क यहाँ पे पहनने का इंतजाम नहीं किया गया। इंतजामिया करवा रही है ये नाश्ता, ये इन्होंने खुद करवा रहे लोगों को? नहीं, यहाँ पर तो मुझे नाश्ते नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये करके आए जा रहे हैं अपने अपने इलाकों से, अपनी अपनी जगहों से, क्योंकि गुजरांवाला वालों को दूसरों के नाश्ते की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही नाश्ता कर लेते हैं। तो वो अपना अपना नाश्ता करके अच्छा तगड़ा करके आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया मास्क नहीं पहने जा रहे, क्योंकि वो नाश्ते इतना तगड़ा कर रहे हैं, वो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके आ रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा कोरोना वायरस के SOPs जो हैं वो फुलफिल होते नहीं नजर आ रहे, उनकी पैरवी की जाती हुई नहीं नजर आ रही। और 5000 जो सिक्योरिटी एहलकार कहे गए थे, वो भी जब मैं दाखिल हुई तो मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं नजर आया। और फिर रास्ते में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लाहौर से मुझे कंटेनर्स भी बहुत सी जगहों पे नजर आए और काफ़ी दूर से पैदल चलकर आना पड़ा। तो रुकावटें जो हैं वो लगी हुई हैं। अब चूंकि मरियम नवाज ने जाती उम्रा से निकलना है, जुम्मे की नमाज के बाद जामिया अशरफिया से मौलाना फजल रहमान ने निकलना है। बाबर हमें उस हवाले से अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप राबिया जलसा गाह में मौजूद हैं, जरा बताइएगा कि जलसा गाह के क्या हालात हैं, कितनी कुर्सियां रखी गई हैं?
जी बिल्कुल, जलसा गाह में अभी से ही जो कारकुन हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया। जैसा कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ बताया जाता है, तो 5000 कुर्सियां यहाँ पर मौजूद हैं और 20,000 लोगों के यहाँ पर खड़े होने की जगह है, यानी 20,000 लोगों से स्टेडियम भरा जा सकता है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बाहर भी लोग मौजूद होंगे, काफ़ी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होगी। चूँकि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर शो जो है वो मुस्लिम लीग नून यहाँ से दिखाएगी। और PDM जो है उसमें लाला मूसा से भी बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश ये करेंगे कि वो पंजाब में अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि परसों कराची में जलसा है, वो ये दिखाना चाहेंगे कि पंजाब में भी उनकी पार्टी अभी जिंदा है। तो मुस्लिम लीग नून तो अपना मेजर पावर शो यही करेगी। लाहौर से ट्रैवल करके गुजरांवाला जाना हो तो आपको 1-1.5 घंटा इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं टाइम लगता, लेकिन जो कंटेनर्स लगे तो कितना टाइम लगेगा? क्योंकि अभी आपने बताया कि आपको काफ़ी देर तक दूर तक पैदल भी चल के आना पड़ा यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है जो 1 घंटे का रास्ता है, चूँकि रैली भी आएगी, बहुत सारे लोग उसका हिस्सा होंगे, तो काफ़ी स्लो मूवमेंट होगी और रास्ते में रुकावटें भी काफ़ी जगहों पर है, काफ़ी जगहों से पैदल भी आना पड़ेगा लोगों को। तो ये जो मुझे यहाँ तक पहुँचते का टाइम जो लग रहा है वो कोई 7 बजे तक का टाइम लग रहा है। ये बहुत देर तक जाने वाली बात है, बहुत लंबी रात पड़ी है यहाँ पर। और लोग भी जो है अभी से मैं देख रही हूँ ख़वातीन भी यहाँ पे आना शुरू होगी, इसीलिए वो तगड़े खाने खा के आ रहे हैं कि रात तक का वक्त जो है जो कि बहुत लंबी होने वाली है यहाँ पे गुजारें। स्टेडियम में तमाशाइयों के स्टैंड की कैपेसिटी है वो तकरीबन 15,000 अफराद की है, तो क्या तमाशाइयों के स्टैंड भी खोले जाएंगे जलसागाह के लिए? जी बिल्कुल, वो भी खोले जाएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं खोले जाएंगे। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनको मुकम्मल तौर पर नहीं खोला जाएगा, लेकिन बाहर तक जो है वो लोगों के खड़े होने की जगह होगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे दाखिल हुई हूँ तो कोई इस तरह की रुकावटें नहीं थी, तो बाहर भी जो है वो लोग खड़े हुए होंगे। और कहा यह जा रहा है कि 20,000 लोगों की तो कैपेसिटी अंदर है, तो बाहर भी जब लोग होंगे तो वो ज़्यादा बड़ी तादाद हो सकती है। क्विकली बाबर आप बता दीजिए कि इस वक्त कंटेनर्स की क्या सूरत हाल है गुजरांवाला के, लाहौर से गुजरांवाला के अगर रास्ते में? बिल्कुल जी, जातिपुरा के तरफ आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर कंटेनर मौजूद ज़रूर है, लेकिन अभी रोड ब्लॉक नहीं किए गए। और क्योंकि जलसे की इजाज़त तो गवर्नमेंट ने दे दी है, लेकिन रैली की इजाज़त नहीं है। और जो GT रोड की तरफ जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर भी कुछ मुकामात पर कंटेनर लगाए गए हैं। अब ये होगा कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी हदायत मिलती हैं तो फिर ये कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए जाएंगे। बज़ाहिर अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन लाहौर में कल से ही पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। तकरीबन सैकड़ों जो कारकुन हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कल परवेज मलिक जो लाहौर के कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया जी, बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और गुजरांवाला में जलसे गाह पे क्या सूरत हाल है, राबिया नूर हमारी नुमाइंदा इस हवाले से मैं आगाह करी थी। और इसी हवाले से बात करने मुस्लिम लीग नून का भी मौक़िफ़ जानेंगे, और इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अब्बासी साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये कई गए जैसे भी हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि बहुत सारे रास्तों पे भी कंटेनर्स तो रख दिए गए हैं, लेकिन अभी रास्ते ब्लॉक नहीं किए। और अगर रास्ते ब्लॉक कर देते हैं तो फिर आप लोगों की क्या तैयारी? जैसे कल साद रफीक साहब ने कहा कि लाहौर में भी फिर जलसा होगा। देखिए, रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश यकीनन इंतज़ामिया की ख्वाहिश तो है, लेकिन ये काम होता नहीं है। जब अवाम का जोर हो तो फिर ये चीज़ें कामयाब नहीं होती। और ये कंटेनर लगाना ही हुकूमत की शिकस्त की का एतराफ़ होता है कि वो ख़ाइफ़ हैं अवाम के दबाव से, अवाम की जो राय है इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ उससे ख़ाइफ़ हैं, तो रोकना चाहते हैं। रोकना सियासत में हमेशा नाकाम ही हुआ है। तो शाहिद साहब, आज जलसे में कौन सा नैरेटिव सामने आएगा? क्या महंगाई का जो नैरेटिव है ये सामने आएगा, या जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि जी हमारी लड़ाई हुकूमत के साथ नहीं है, लाने वालों के साथ है, ये नैरेटिव आएगा? क्योंकि लोग आज की तकारीर के हवाले से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे। देखिए, नैरेटिव तो एक ही है। ये जो महंगाई है ये भी बुनियादी तौर पे असर है जो मुल्क हमारा गैर आइनी तौर पर चलाया गया है, जो इलेक्शन हुए हैं और जो ये हाइब्रिड मॉडल की नाकामी है, ये सब उसका असर है। तो हम यही कहते हैं कि जब तक आप मुल्क को एक शफाफ इलेक्शन नहीं देंगे, एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं देंगे, जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, तो फिर ना महंगाई हल हो सकती है ना मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। यही हमारा नैरेटिव है। और इसी वजह से आज अवाम जो परेशान है वो समझते हैं कि अगर हमने मुल्क को सही रास्ते पर डालना है, उसको तरक्की देनी है,
तो फिर हमें मुल्क को आइन के मुताबिक शायद चलाना साहब, होगा। आपके और आपके अवाम की बयानिए राय के का एहतराम जवाब करना में जो होगा। हुकूमत का जवाबी बयानिया है वो कह रहे हैं कि जी अपने 8 मुकदमात खत्म कराने के लिए सारी कैंपेन की जा रही है, आज वजीर आजम एनआरओ दे दें तो ये सारे जलसे जुलूस खत्म हो जाएंगे। आपका जवाब जानना चाहूंगा। एनआरओ होता क्या, अगर वज़ीर आज़म ये बता दें, वजीर ये बता दें कि एनआरओ होता क्या है, मुशर्रफ दौर हमारे के खिलाफ इस्लाम कौन में सा शायद मुकदमा है ये बता दे जी, हमें बता दे कौन सा मुकदमा है हमारे खिलाफ। और क्या वज़ीर आज़म अगर एनआरओ ये समझता है वो किसी के मुकदमे खारिज कर सकता है तो उनकी बड़ी खाम ख्याली है। मैं भी वज़ीर आज़म रहा हूँ, वज़ीर आज़म को कोई इख्तियार नहीं है किसी का मुकदमा माफ़ करने की या मुकदमा ख़त्म करने की। यहाँ तो मुकदमे नैब बनाता है, अगर वज़ीर आज़म नैब के भी इंचार्ज हैं तो उसके मुताबिक नैब का एक बोर्ड होता है, वो मुकदमे खारिज कर सकता है। लेकिन अभी तक तो मुकदमे बने कोई नहीं है, अभी तक तो जज अरशद मलिक के मुकदमे हैं। अच्छा शाहिद साहब ये बताइएगा, आज जो आप लोग सारी तमाम तो जो 11 जमातें हैं जो मिलकर जलसा करने जा रही हैं, जिसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और आवाम जो है वो अब बिलबिला उठे हैं। सो अगर समहाउ आगे कुछ ना कुछ इसी मंथ में या अगले मंथ में कोई मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाता है तो क्या फिर आप लोगों के जो जलसे जुलूस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे? देखिए 2.5 साल में तो मैकेनिज्म नहीं हुआ ना। 2.5 साल में तो चीनी 53 रुपये से 115 पे पहुंच गई है, आटा 35 से 75 पे पहुंच गया है, बिजली दुगनी हो गई है, गैस 3 गुना हो गई है। हाँ, अगर वो बिल्कुल वापस ले आए इस महीने तो बिल्कुल हम एहतजाज छोड़ देंगे। वो तो खाकाना साहब आप पर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी आप लोग इतनी महंगाई करके गए आटा थे। 35 पे ले आए जी। मैंने कहा वो तो आप लोगों पे, जो हुकूमती जमात है वो तो आप लोगों पे डाल देती है इसका ब्लेम भी कि आपकी वजह से आज इतनी चीजें महंगी हुई हैं। जी वो ये अंडे क्यों 200 रुपए के हो गए, वो हम करके गए थे, बिजली हम करके गए थे, गैस हम करके गए थे, आटा हम करके गए थे, चीनी हम करके गए थे, मुल्क की मईशत हम तबाह करके गए थे। ये सब चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी, रुपए को इतना डीवैल्यू कर दिया कि हर चीज़ महंगी हो गई। तो आज अवाम परेशान है, इनको इस बात का एहसास नहीं है। ये आज तक वज़ीर आज़म जितनी तकरीरें कर चुका है वो ये नहीं बता सका कि उसने अवाम की तकलीफ को कम करने के लिए कोई काम किया है, कोई मंसूबा बनाया है। कभी मुर्गियों की बातें करते हैं, कभी जिस चीज़ की बात करते हैं वो मामला महंगा हो जाता है। जब हमारी हुकूमत आई थी 80 रुपए के दर्जन अंडे थे, हमारी हुकूमत गई थी, आज 200 रुपए के हो गए। मुर्गियों की बात प्राइम मिनिस्टर ने की तो ये भी हो गया। तो एक बड़ी अजीब सी कैफियत है पूरे मुल्क के अंदर, और इसकी बुनियाद जो है वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन में है। इसकी बुनियाद एक गैर आइनी तर्ज हुकूमत में है। तो यही हमारा नैरेटिव है कि जब तक आप बुनियाद को दुरुस्त नहीं करेंगे आप हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बुनियाद को दुरुस्त जब तक नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन शायद साहब ऐसा हो सकता है कि ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म से तजावीज़ कुछ ऐसी पेश की जाए कि जिसके ज़रिए महंगाई कंट्रोल में आ सके, कोई ऐसी बात हम तवक्को कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बुनियादी बात है कि अवाम जो इमानत वोट की सूरत में आपको देते हैं उसका एहतराम करें, और दूसरी बात है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, हर इदारा अपने आइनी हदूद में रहे और मुल्क की तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। ये दो बुनियादी नुकात हैं जिससे मुल्क के मामलात बेहतर होंगे। सही। अच्छा अब्बासी साहब ये बताएगा कि आपको जलसे के लिए कब रवाना होंगे, और जैसे भी बात भी की जा रही थी, अगर रुकावटें, क्योंकि जुमे के बाद निकलना है मरीम नवाज साहिबा ने भी, अगर रुकावटें खड़ी की जाती हैं, रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं, फिर क्या लाएमल होगा आपका? जी रुकावटों को अबूर करेंगे जी, इंशाल्लाह अबूर करेंगे। और मैंने कहा कि रुकावटें खड़ी करना ही शिकस्त का एतराफ़ होता है, रुकावट खड़ी करना ही अपनी नाकामी का एतराफ़ होता है। रुकावट खड़ी करना इस बात की दलील है कि इस हुकूमत के पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ इंतज़ामी मामले से वो रोकना चाहती है अवाम की आवाज़ को। तो अवाम की आवाज़ इन मामलात से रुकती नहीं है। खाकान साहब, अब शिबली फराज साहब ने कल चैलेंज भी दिया था कि जिना ग्राउंड को भर के दिखाएं। आपको लगता है आज जिना ग्राउंड भर पाएगा? और शिबली फराज साहब के चैलेंज के हवाले से आपको मौका भी जानना चाहेंगे? शिबली फराज साहब से पूछेंगे कभी जिना ग्राउंड आए भी हैं। इनके वालिद साहब आए थे वहाँ पर, उन्होंने फराज साहब ने 77 की तहरीक में एक बहुत वहाँ पर एक बड़ी बलबला अंगेज़ शायरी उन्होंने की थी। मेरा शिबली साहब वहाँ आए नहीं है, और ना कहीं शायद कभी गुजरने वाला आए हों। अच्छा वैसे आपको क्या लग रहा है वासी साहब के आज के जलसे में कितने लोग आ जाएंगे?
कोई रफ फिगर नहीं? मेरे ख्याल लाखों में लोग होंगे जी, उससे कम नहीं होंगे, सही, लाखों में लोग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म के रहनुमा, और बड़े कॉन्फिडेंट है और उनको लग रहा है पूरे कि नून लीग के रहनुमा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आज के जलसे को लेके। कल मैं मुसलसल शोज़ भी देख रही थी, जिन जिन की जो शफाफ स्टेटमेंट्स आई थी, दे वर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि बहुत सारे लोग आएंगे, खचाखच भरा होगा। जो नई चीज़ है वो यही है, जैसे मरीम नवाज़ ने भी कुछ अर्सा पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी वोट को इज्जत दो, हर मसले का हल है। तो शायद खाकान साहब भी इसी नैरेटिव को इंडोर्स कर रहे हैं कि जी अगर वोट को इज्जत दी जाए तो महंगाई का हल निकल सकता है। ये शायद खाकान अब्बासी साहब का कहना था। तो अब लेट्स सी कि इस पे तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ आता है। बिल्कुल शफात, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदिलीब अब्बासी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अंदिलीब साहब, साहिबा बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। ये बताएगा कि अभी हमारी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से बात हुई थी एंड ही वाज प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आज का जो जलसा होने जा रहा है उसमें लाखों की तादाद में लोग आएंगे और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से जो हुकूमत है वो थोड़ी बहुत खाइफ भी है। हुकूमत कोई अपने ऊपर दबाव या प्रेशर फील कर रही है आज के होने वाले इस जलसे से? शुक्रिया मदिया। मैं खाकान अब्बासी साहब को, मगर 11 जमातें मिलके एक जिना स्टेडियम नहीं भर सकती और वो अभी भी सोच रहे हैं कि शायद भरे ना भरे और लाखों आए ना आए, तो मैं तो कहूँगी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। 11 जमातें, हमने तो अकेले में नारे पाकिस्तान भर दिया हुआ है 4 दफ़ा। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए अगर 11 जमातें आप सोचें 2-2 हज़ार बंदा भी लाएं तो वो कैपेसिटी तो है उसकी, वो भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि ये जो तहरीक और प्रोटेस्ट होती है ना उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि हमने 14 साल मतलब मैं तो 14 साल से उस तहरीक में थी, चलाई। तो एक होता है प्रोटेस्ट, वो तो आप करते हैं, महंगाई होती है, हमने भी किया हुकूमत के खिलाफ, सारी दुनिया में होता है। आपको पता है फ्रांस में वो येलो जैकेट प्रोटेस्ट हो रहा था मईशत पे, तो वो आते हैं बाहर, प्रोटेस्ट करते हैं, काफ़ी बंदे जमा हो जाते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब तक कि आपके पास कोई मकसद इतना बड़ा ना हो, तहरीक कंटिन्यू नहीं रहती। पाकिस्तान बनने का एक मकसद था, ठीक है, नेल्सन मंडेला का मकसद था कि जी काले और गोरे को बराबर होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, ठीक है, यहाँ से करप्शन को एलिमिनेट करने का एक बड़ा मकसद था। अब इनका मकसद क्या है कि जी हमारे केसेस बंद करो। उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने साफ कहा कि हमारा मकसद इमरान खान के साथ मुकाबला नहीं है, हमारा मकसद उनको लाने वालों के साथ मुकाबला है। जब आप कहते हैं कि आपका मुकाबला, और फिर कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करती रही है इलेक्शंस में, तो अगर ये कहते हैं कि इलेक्शंस में तो 3 दफ़ा तो ये उस पार्टिसिपेशन से आए, तो ये सारे सवालात हैं जो कि हर बंदे के दिमाग में है। और इनका जो मकसद है कि वोट को इज्जत दो, वो वोट को इज्जत दो तभी होता है जब ये जीते। जब ये हारते हैं तो उसके बाद वो बूट को इज्जत देने की कोशिश करते हैं। जब जुबैर साहब बूट को अप्रोच करने गए 2 दफ़ा, उन्होंने कहा जी अदालतों में जाए। फिर हमारे पास पहले आए कि जी ये देखें नैब के 34 शिक्के आप चेंज करते हैं 37 में से, ताकि इनके 9 केसेस बंद हो जाएं। जब हमने इनको एनआरओ नहीं दिया और वहाँ भी एनआरओ नहीं मिला, अब ये निकले हैं इस मुहिम पे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमने, हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है। खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं जी हमारा मुकाबला इमरान खान के साथ है। और जो उनके चचा हैं मरियम के, शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं कि जी हमारा तो किसी के साथ मुकाबला नहीं है, हम तो मफाहमत चाहते हैं। तो अंजलि साहब, अभी तक आप लोगों को फिर क्या समझ में आया कि एग्जैक्टली इनका मुकाबला फिर है किससे? इनका मुकाबला अपनी करतूतों से और अपने केसेस से है, क्योंकि ये वो केस है जो 20 साल पहले इन्होंने एक दूसरे पे किया, उसके बाद नैब को दफन करके उसको समझा कि अब गए। लेकिन अब जिस तरह के हुकूमत ने पकड़ धकड़ भी की है, कंटेनर रखे गए हैं, और इस सारे ऑपोजिशन का जो नैरेटिव था, ये जलसा था, ये मामूल का जलसा हो सकता था अगर हुकूमत ने ये इकदामात ना किए होते, जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पैनिक की सिचुएशन में जाके किए हैं। आपको नहीं लगता अगर हुकूमत इसमें बिल्कुल कूल एंड काम रहती तो ये एक मामूल का जलसा होता और इसको इतनी ज़्यादा शय ना मिलती जितनी अब मिल गई?
देखिए, नंबर वन, मैं प्रोग्राम्स में आ रही हूँ कोई 5 दिन से, मेरे साथ बैठे होते हैं ये, मैं इनको कहती हूँ जी मुझे एक एफआईआर दिखा दो एज अ प्रूफ कि आपके बंदे पकड़े गए, क्योंकि मैंने बताया ना, हमने तो हज़ार जलसे किए, हम जिस प्रोग्राम में जाते थे साथ एफआईआर लेके जाते थे। आपको याद होगा मुझ पे गोलियां मारी इन्होंने, पुलिस ने ओपन, वो वीडियो हर जगह वायरल हुई, हमने हर जगह कहा कि ये हुआ है हमारे साथ। मैं जिस प्रोग्राम में जाती हूँ, नहीं जी वो पकड़े गए। अच्छा कौन पकड़े गए जी, मैं नाम आपको बताता हूँ, कहाँ से विदाउट प्रूफ, जैसे नहीं, आपको लगता है कि हुकूमत धांधली पैनिक करता है। बिल्कुल नहीं कर रही, हुकूमत बिल्कुल कूल एंड काम है और ये ऑपोजिशन का जो जलसे हैं ये अपने रिदम में है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अंदलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में फौजी काफिले पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बम से हमला किया, जिसके नतीजे में 1 अफसर और 5 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद शामिल है और शोहदा में नायब सूबेदार शकील आज़ाद, हवालदार यूनिस खान, नायब मोहम्मद नदीम और लांस नायब इस्मतुल्लाह भी शामिल हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा में कोस्टल हाईवे पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों की झड़प हुई। ISPR के मुताबिक OGDCL के काफिले को गवादर से कराची के लिए एस्कॉर्ट किया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के हमले पर मौसर जवाबी कार्रवाई की और मुलाजमीन को इलाके से निकाल दिया। दहशतगर्दों के हमले में 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जिसमें 7 FC एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल हैं। और हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा भी कर लिया, साथ में वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी जारी रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है और उन्होंने शहीद एहलकारों के ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करते हुए उनकी खदमात को खराज तहसीन पेश किया है और बुलंदी दर्जात की दुआ भी की है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार जनाब हारिस नवाज साहब, उनको शाम गुफ्तगू करेंगे। हारिस साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। हारिस साहब ये कहेगा कि एक बार फिर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाह रहा है, क्या पीछे रीज़न है कि हमने देखा कि कल रस्मत में भी हुआ है और माड़ा में भी हुआ है वाक़या? देखें, ये बात तो बड़ी क्लियर है और वो इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, अजीत जवाल है, मेरे गोरेवार को आपने सुना होगा, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम करने के लिए इशू इज़ सी पैक। किसी हालत में अमेरिका, इजराइल और फोर्स रॉ इंडिया नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सी पैक कामयाब बने, ताकि इससे हम इकनॉमिक तरक्की करें। क्योंकि हम देखें, एक इस्लामिक मुल्क है, एक न्यूक्लियर मुल्क है। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करते हैं तो अपने फैसले हम मुल्क के मफादात में करेंगे। वी विल नॉट लुक टुवर्ड द इंडियन गवर्नमेंट। ये एक बेसिक वजह है और इसके लिए पाकिस्तान की फ़ौज ने तहैया किया हुआ है कि हमने इसको कंप्लीट करना है, सिक्योरिटी देनी है। OGD से देखें, सारे सिविलियंस को जो उनके वहाँ लोग जा रहे थे OGDCL के, सबको अल्लाह का शुक्र है बचा लिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, सेक्रीफाइस कर दी और उनको फिर भी महफूज रखा। ये देखेंगे कितनी सख्त साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। इंडिया ग्लोबल टेररिज्म में शामिल है। इंडिया पाकिस्तान जब पूरी दुनिया अब भारत के ऊपर उंगली उठा रही है कि वो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान इस हवाले से अपने मुकदमा रख चुका है, खुद भारतीय मीडिया के सामने मुकदमा रख चुका है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कोई इनडायरेक्ट भी नहीं बल्कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उन्हीं दिनों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हो जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, ये सब टोटल प्लान्ड है और ये पाकिस्तान की अफवाज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम है कि ये पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें NDS इन्वॉल्व है, तहरीक तालिब इल्म पाकिस्तान, और उसके साथ 3-4 तंजीमें मिला के भी $1 मिलियन खर्च किया है उनको मर्ज करने के लिए, सब शामिल हैं। और वजह ये है कि कोई उनको पूछता इसलिए नहीं है कि वो उनकी आशीर्वाद का हासिल है। वो चाहते हैं कि इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें लद्दाख में, इंडिया को इस्तेमाल करें सी पैक को नाकाम बनाने के लिए। वो चाहते हैं साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करें। ये वजूहत हैं। इसलिए आप जितना मर्जी कहते रहें, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को फिर भी हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है। हमें ये जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इंटरव्यू में बताई हुई चीज़ें, इसका डोजियर बनाएं
और बहुत ही मौसर अंदाज में FATF में जाएं। इंडिया को हमें अब कोशिश करनी चाहिए ब्लैक लिस्ट में डालने की, उसने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया और अब हमने सारी उस शराइत पूरी कर ली हैं, तो कम से कम इंडिया को तो बताएं कि $1.53 बिलियन की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। 44 बैंक इंडियन हैं, ग्लोबल टेररिज्म में ये शामिल हैं। फिर पाकिस्तान के साथ जो कर रहे हैं ग्लोबल या देव की तालिबान की मिसालें हमारे पास हैं। वी हैव टू गो विद ऑफेंसिव डिप्लोमेसी। कम हम जाएं, दुनिया को बताएं, निकलें, यूनाइटेड नेशन में बताएं, अमेरिका को बताएं, यूरोपियन यूनियन को बताएं, इस्लामिक मालिक को बताएं, OIC को बताएं व्हाट इंडिया इज डूइंग एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द होल रीजन। अगर खुदा न खास्ता जैसे कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अगर यहाँ पर अभी हमने कंट्रोल ना किया और इस खत्ते में आग लग गई, इसकी आग में लपेट में ये नहीं कि ये एक तरफ खत्ता आएगा, ये पूरा वर्ल्ड आएगी, दुनिया इसके अंदर आ जाएगी। इसलिए अभी हमें मौसर कार्रवाई करने की जरूरत। बिल्कुल, अभी मौसर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भारत के खिलाफ कोई एक्शन न लिया गया तो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट नहीं, सिर्फ इसी खत्ते में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का जो अमन व अमान है वो खतरे में पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया जी, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटी सी ब्रेक जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल शफात एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाकया पेश आया, नॉट अजीबोगरीब किस्म का वाकया बट अनफॉर्चुनेट वाकया था जो कि कोयटा में पेश आया। हुआ जी कि जो गदागर जो मांगने वाले होते, भीख मांगने वाले होते, उनको एक बाइक ने टक्कर मार दी, वो बेचारे हो गए जख्मी। अब कैसे पता चलेगा भाई इनका नाम क्या है, ना अस्पताल भी इनको लेके जाना है। तो जब कोशिश की कि टटोला जाए तो मांगने वाले थे कोई 85,000 उनकी जेब में से मिले। 85,000 रुपया जनाब एक गदागर की जेब में से बरामद हुआ। ये मनाजिर कोयटा के हैं, हम आपके साथ मनाजिर भी शेयर करते हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं जैसे अपनी स्क्रीन पे कि ये पैसे उस शख्स की जेबों में से बरामद हुए हैं जो कि थैलियों में 5 के सिक्के, 2 के सिक्के, उसके अलावा 5-5 हज़ार के नोटों की गड्डियां थी। वाह, और ये पता नहीं कब से इस बंदे ने जमा करने शुरू चेंज तो नहीं लेने जा रहे थे। मतलब यू नेवर नो शफात, एक दिन की कमाई हो ये, मतलब नो आइडिया। खैर जनाब, पुलिस के मुताबिक जब इस शख्स को वहाँ लाया गया तो इसकी जो है वो थोड़ी सी जो है उसकी जेबें छांटी गई, तो उनमें से ये बरामद हुआ। क्या कहा पुलिस ने? जेबें भी कुछ हासिल नहीं थी। जरा पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनते। यहाँ पे सिविल अस्पताल जो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, सही है, गाड़ी ने उसको मारा था। फिर जब उनकी तलाशी यहाँ पे पुलिस चौकी और उनके लिए तकरीबन उससे 85,000 रुपये बरामद हुए। पता नहीं अभी भीख मांगे या नहीं मांगे तो किसी को इसका देना नहीं था। इसका जेब भर जाते थे, फिर भी घर को किसी को भी नहीं देते थे, ना बाहर किसी को देते थे। भाई वो कह रहे वैसे भी अब्बा जी की जो याददाश्त है ना वो थोड़ी बहुत कम थी और भी मांगते थे, फिर भी इतने पैसे जमा करना हैरान। मरियम, मामला ये है कि ये गदागर और ये भिखारी ये अब एक मुनज़्ज़म नेटवर्क बन गया है। दिस माफिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। एक्जैक्टली जी। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं एंटी बेगर्स कैंपेन मुतारफ कराने वाले समाजी कारकुन जिब्रान हैदर। बहुत शुक्रिया जिब्रान हमें वक्त देने के लिए। जिब्रान, एक गदागर या एक फ़कीर जिसको हम कहते हैं आम जुबान में, वो एक दिन में कितनी दिहाड़ी कमा लेता है? देखें, एक गदागर जो होता है वो पहली बात तो डिफरेंट बच्चे कंट्रोल करता है, वो उन बच्चों के थ्रू कमा रहा होता है। ओके। और जहाँ तक बच्चे उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग, उन बच्चों को यूज किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा सड़क पे एक औरत बच्चे लेके घूम रही होगी और हमेशा आपने वो बच्चा सोता हुआ ही देखा होगा। या फिर एक 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को कैसे पता कि भाई भीख मांग के, किताब बेच के मुझे जो है ना पैसे मिलेंगे। इनको बाकायदा कंट्रोल किया जाता है। और एक बच्चे का, जहाँ तक मेरा आइडिया है, मेरी ऑब्जर्वेशन कि हमने जब इस पे काम किया तो एक बच्चा दिन में तकरीबन 1500 से 2000 रुपए कमाता है। और एक जो उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो ठेकेदार भी होते हैं जिसमें काम जो वहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं उनको, वो तकरीबन दिन में अराउंड कोई 30 से 35,000 रुपए कमा रहे होते हैं। दिन में 30 से 35,000 रुपए? दिन में 35,000। ये वो लोग हैं कि जिनके खिलाफ जब एक्शन भी लेने जाए समहाउ उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एकदम से डिस्पर्स हो जाते हैं और इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेना हो और कोई ना कोई एक बंदा जरूर होता है जिनकी मुस्तकिल एक आंख होती है इन पे कि एग्जैक्टली, क्योंकि आप किसी भी मांगने वाले बच्चे के साथ ज्यादा देर बात करना शुरू कर दें तो कोई ना कोई फौरन जो है हम देखेंगे कि उसी के नेटवर्क में से कोई और बच्चा आ जाएगा या कोई बड़ा आ जाएगा उसको रेस्क्यू करने के लिए भी क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, आज से 2 साल पहले की बात है जब ये काम स्टार्ट किया था मैंने, जब हमने अपनी टीम को इसको अपना, एक तो होता है ना आप वाकये सुनते हैं और एक ये होता है कि आप पर्सनली एक जगह पे खड़े का विटनेस करते हैं। हमने टीम को बेकारी बना के सड़क पे भेजा। ओके। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ अरसे बाद कुछ लोग आ गए जिनको ऑलरेडी वो जो है ना आपको धमकाने लगे, भाई यहाँ से हटो, आप किसी और जगह पे चले जाओ, ये हमारा एरिया है। तो एरियाज डिवाइडेड हैं, लोग डिवाइडेड हैं इनके,
और अगर आप यहाँ से आपने बल्कि ये भी देखा होगा क्योंकि बाकायदा शिफ्ट्स लगती हैं, आपको शाम में एक बच्चे दिखेंगे, रात में आपको एक अलग बच्चे दिखेंगे और बाकायदा इनको पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। और बाकी कुछ वीडियोस थी जो मैंने आपकी टीम के साथ शेयर भी की थी इससे रिलेटेड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम देखते हैं कि जी खुदागर बच्चे जो हैं ये अपने कोऑर्डिनेटर्स को पैसे दे देते हैं या जो भी इनके कंट्रोल करने वाला होता है, इन बच्चों को क्या मिलता है? देखिए, बच्चों का ये होता है कि एक एज के बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, पहली बात तो उनको खाना देता है। अभी इनको इंटीरियर से, इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध, डिफरेंट छोटी छोटी सिटी से लेकर आया जाता है यहाँ पे, ये कह के कि हम उनको वहाँ पे रोजगार देंगे। कोई किसी के घर में भेज दिया जाता है मजदूरी के लिए, किसी को अपना कचरा उठाने के लिए भेज देते हैं। फिर जब इनकी एज बड़ी हो जाती है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको ड्रग्स पर लगा दिया जाता है। बिल्कुल। और मुझे बताइए, इतनी कैंपेन्स होती हैं कि जी एंटी बैगर कैंपेन, वो उसके लिए स्पेशल व्हीकल्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये समय वापस आ जाते हैं लोग, तो क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, इनका सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करते हैं, पुलिस उन बच्चों को आपके थाने में नहीं रख सकती, उनका बकायदा एक अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। अब वो हमारे यहाँ सिंध में मौजूद नहीं है। हाँ, लाहौर में तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जहाँ पे। अच्छा, क्विकली बता दीजिए, यहाँ पे जो ज़्यादा बच्चे होते हैं, ये क्या सारे अगवाशुदा बच्चे होते हैं या फिर प्रॉपर फैमिलीज भी जो है वो उनके साथ काम कर रही थी? एक प्रॉपर एक डिफरेंट फैमिलीज का ग्रुप है जो 2011-2012 में जब सैलाब आया था, वहाँ से माइग्रेट होकर कराची आए थे। वो कभी आपको अपना सिग्नल पे गुब्बारे बेचते हुए नजर आएंगे, गाड़ी पे आपके वाइपर लगाएंगे। वो प्रॉपर इनकी जो फील्ड ही यही है कि भाई हमें भीख मांगनी है। वो अपने बचपन से जो है ना बच्चों को यही चीज सिखाते हैं। यानी कुछ फैमिलीज भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जनरली माइग्रेट एंड माफियाज कैन मिसयूज देम टू इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई एक्शन प्रॉपर होना चाहिए इनके खिलाफ। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आज मेडिकल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा अहम दिन है। आज से हार्ट स्टंट्स मैन्युफैक्चरिंग का इफ्तिताह होने जा रहा है। वजीर आज़म आज यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हार्ट स्टंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान में इफ्तिताह करेंगे। बिल्कुल शफात, तो ये जो स्टंट्स हैं ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और पाकिस्तान अब उन चंद ममालिक में शामिल हो गया है जो स्टंट बनाने की टेक्नोलॉजी के हामिल है और गालिबन पाकिस्तान को जो नंबर इस हवाले से वो 18वां है। जी अच्छा, और शफात इससे पहले जो हम, क्योंकि हमें ब्रेक भी लेनी थी, सो ये बड़ा स्ट्रांगली ये नेटवर्क पूरा काम करता है, ये प्रॉपर रेकी करते हैं, ये आपस में सारे कनेक्टेड भी होते हैं। सो इन और जब भी आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना, आपने नोट किया, गायब हो जाते हैं। मेरे ख्याल में इसका एक हल ये किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है मांगने वाले को धुतकारना भी हमारी समाजी वैल्यूज़ के खिलाफ है, हमारी मजहबी वैल्यूज़ के खिलाफ भी है। तो किया ये जा सकता है कि इन बच्चों को आप कुछ खाने की चीज़ पकड़ा दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में। और अभी हम जब शो पिछले अपने जो बाखबर सवेरा का राउंड 1 है, जब हम उसका जो है ना एंड कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी खबर सामने आई और वो फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है कि पाकिस्तान में आज से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हार्ट स्टंट्स का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है। और मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो कि दिल के स्टैंड्स के लिए बहुत बड़ी खतीर रकम खर्च करते थे, अब कम से कम उनको बड़ा रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से। बिल्कुल शफात, और मेरे ख्याल से मेडिकल फैसिलिटीज़ जिससे हमारे मुल्क में बढ़ती जाएंगी, इलाज की सहूलतें जैसी बढ़ती जाएंगी, उतना ही हमारे लिए, मतलब यहाँ के लोगों को यही प्रॉब्लम होती ना कि बीमार है, बाहर जाना। हो सकता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी फिर वापस आ जाए, इतनी तो हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन उनके स्टैंड्स में 2011 में हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिनके हार्ट स्टैंड्स होने, उनके लिए बहरहाल ये एक बड़ी हौसला अफजा खबर है कि पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं और यूरोपियन स्टैंडर्ड, जो कि एक स्टैंड्स के हवाले से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड समझा जाता है, उस स्टैंडर्ड पे ये बनेंगे। बहुत कुछ है जनाब इस घंटे में आपके साथ शेयर करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरी। तो सबसे पहले यहाँ एक अहम खबर शामिल करते हैं हब से, जहाँ ओरमाड़ा में शहीद 14 जवानों की नमाज जनाजा हब चौकी पर अदा कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद मैयतें ईदी सर्द खाने सोराब गोट मुंतकिल हो गई हैं। हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ सवाल से मौजूद हैं। जी अफजल।
जी देखिए, गुज़िश्ता रोज कोस्टल हाईवे पर ओरमादा के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जहां दहशत गर्दों के हमले में 14 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, जिनमें से 7 FCL कार जबकि 7 सिक्योरिटी गार्ड्स बताए जाते हैं। इनकी लाशों को पहले हब चौकी लाया गया, जहां पर नमाज जनाजा अदा की गई। अब उसके बाद इन लाशों को कराची में ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इब्तदाई ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी और उसके बाद लाशें वर्षा के हवाले की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अफजल खान इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। अब मईशत से जुड़ी एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान 1 अरब 15 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी के 2 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत नर्म शराइत पर हाइड्रो पावर और काबिल तजदीद तवानाई यानी रिन्यूएबल एनर्जी के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और दोनों मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा में लगाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारोबारी तबके और सनतकारों से भी मुलाकात की है, जिसमें उनका कहना था कि हुकूमत कारोबारी तबके और सनतकारों को सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है और कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम ले रही है। ऐसे में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है और गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 163 रुपये 48 पैसे पर शुरू हुआ और मार्केट के अख्ताम पर रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में 62 पैसे की कमी देखने में आई, यानी डॉलर 162 रुपये 86 पैसे पर आकर बंद हुआ। इस सूरत हाल में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करने का भी ऐलान किया है। बिल्कुल शफात, अब ये देखना है कि ये जो 2 अहम मुआहदे जिन पे दस्तखत हुए हैं, जो 2 MOU साइन हुए हैं, ये हमारी मईशत को कितना मुस्तहकम कर सकती है, कितना बेहतर होगी। और साथ में शफात कल ये 62 पैसे की चाहे वो कमी थी, लेकिन सब हम ये देख रहे हैं कि 160 से नीचे जा नहीं रहा डॉलर, लगता बस अब रहेगा ये 170 पे 62 पैसे का जंप एक दिन में बहुत बड़ा जंप है। वो अलग बात है कि जब डॉलर ने ऊपर जाना होता है तब तो वो बड़ी बड़ी छलांगे मार लेते हैं, लेकिन जब गिरावट आती है तो 62 पैसे की गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट है। और इसकी एक वजह चूंकि हुंडी और हवाला की जो इकॉनमी है वो चूंकि डिस्करेज हुई है और बैंकिंग चैनल्स इंप्रूव हुए हैं, इस वजह से जो रेमिटेंसेस बैंकिंग चैनल के जरिए आ रही हैं उसकी वजह से रुपए की गिरती हुई कदर को बहरहाल सहारा मिल रहा है। हमारे साथ अब से कुछ देर में खुरम शहजाद मौजूद होंगे, माहिर मईशत हैं, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस बारे में भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है इसके असरात बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे मिसाल के तौर पे कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, जब ये कार मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब ये डॉलर ज़रा 160 से 164 का हुआ था तो गाड़ियों की कीमत में 2 लाख रुपए इजाफा हो गया था और अब वो 169 से 162 पे आ गया है, तो कोई हमें जो है ना गिरावट देखने में नहीं। वो तो शफात आपने देखा था जब तेल सस्ता होता है तो तब सब्जियों की कीमत जैसे कम नहीं होती ना, और तेल अगर 10 रुपये महंगा हो जाए तो सब्जी के मुर्गी की कीमत भी बढ़ जाती है, जैसे मुर्गी हमारी तेल पे चल रही हो। वैसे बड़ी अजीब गरीब बात है। कल हमाद अजहर साहब ने भी इस हवाले से एक कुछ सैट शेयर किए, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो सब्जियों की महंगाई है वो इस वजह से क्योंकि आलमी मईशत में जो है ना सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जबकि सब्जियों के हवाले से हमारा इम्पोर्ट पे इन्हिसार नहीं है, क्योंकि जितनी तो हम पैदा कर रहे हैं हम तो बाहर भी भेज रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। मतलब गंदम हमारी कमाल थी, सब चीज़ हमारी कमाल थी, चीनी भी हमने बाहर भेज। अच्छा, बड़े बड़े ममालिक ने अपने हवाले से जो है किसी तरह से अपने आप को मैनेज कर लिया था और क्राइसिस को अवॉइड कर लिया था, लेकिन खैर बहरहाल आज जरा रुपए की कीमत के हवाले से और रुपए की कदर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ खुरम शहजाद मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया खुरम वक्त देने के लिए। खुरम, पहले तो आते हैं ज़रा डॉलर की गिरती हुई कीमत पे, आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल है मामला या इम्प्रूवमेंट जो है ये परमानेंट है? अस्सलाम वालेकुम मदियन शफात। देखिए इसमें 2 फैक्टर्स हैं, एक है लोकल फैक्टर और एक है ग्लोबल फैक्टर। देखिए लोकल फैक्टर क्या है? लोकल फैक्टर ये है कि आपके यहाँ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि आप दुनिया से जो लेन देन कर रहे हैं ट्रेड के मामले में, और उसके साथ जो आपके एक्सपैट्स पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं उनके कितने फ्लोज आ रहे हैं, ये दोनों के फ्लोज मिला के आपके यहाँ पिछले 2 महीने में करंट अकाउंट सरप्लस आया है, यानी कि पैसा डॉलर निकला कम है, आया बल्कि ज्यादा है इस कंट्री में। तो एक तो ये वजह है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपको पता है हम डिस्कस करते आए हैं, रेमिटेंसेस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। और रेमिटेंसेस बढ़ने की वजह क्या है? 2 अरब डॉलर जो है पिछले 4 महीने से 2 अरब डॉलर प्लस हमारे यहाँ आ रहा है। जी। हमारे यहाँ भी आ रहा है और प्लस बांग्लादेश में भी आ रहा है। सबसे बड़ी वजह जो है वो हवाला और हुंडी, ये जो पहले अनऑफिशियल चैनल से जाया करते थे इनके थ्रू, यानी कि रेमिटेंसेस जो आया करती थी हवाला और हुंडी के थ्रू, वो पेंडेमिक की वजह से एक ब्लेसिंग बन गई हमारे लिए। वो जो है अब
ऑफिशियल चैनल से आना शुरू हो गया है और होपफुली ये कंटिन्यू हो और अथॉरिटीज इस पे जो है किसी तरह इसको कंटेन कर सके, तो ये बड़ी अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। दूसरी बात एक थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है, वो ये है कि जॉब लॉसेस जो है वो भी हुए हैं, जिसकी वजह से सेविंग जो है वहाँ क्योंकि खुरम आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से बात की, तो ये पाकिस्तानी बांग्लादेश जो लेबर जो बाहर काम कर रहे होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, वो भी वतन वापस आए हुए। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा खुरम कि हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान जो 1 अरब 15 करोड़ रुपए के जो एनर्जी सेक्टर को लेकर जो मुआहदे हुए हैं, इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे एनर्जी सेक्टर को, इससे कितना ज़्यादा बूस्ट मिलेगा? अच्छा, मैं एक और बस पॉइंट मुझे ऐड कर देता हूँ। जो ग्लोबल फैक्टर था वो ये था कि डॉलर की जो है कदर इंटरनेशनली भी गिर रही है। और क्यों गिर रही है? क्योंकि उसकी स्टिमुलस बहुत दिया जा रहा है, कि उसको छापा बहुत जा रहा है, उसका जो है प्रिंटिंग बहुत हो रही है, उसकी वजह से भी उसमें जो है वो कमी दिख जा रही है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, ये अच्छी डेवलपमेंट है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो $1 बिलियन प्लस की जो है सरमायाकारी कर रहा है। ये फाइनेंसिंग है बेसिकली। आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है हमें मजीद कर्जा देने जा रहा है और कर्जा जो है लेके हम उसको फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये अच्छी डेवलपमेंट है कि आपके यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आपके यहाँ अदर देन ऑयल ड्रिवन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, यानी कि पानी पे आपको जो है वो बिजली बनाने का मौका मिलेगा। ये अच्छी बात है कि वर्ल्ड बैंक इसको सपोर्ट कर रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। ये अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में होना भी चाहिए और पाकिस्तान में ऑल्टरनेट एनर्जी पे काम होना चाहिए। यानी कि ये सोलर कह लें, विंड की बात हम करते हैं, फिर लोग जो है बहुत ज्यादा नए जो है वो इनोवेटिव एरियाज में जा रहे हैं एनर्जी में, और ऑयल और इवन पानी से और कोल से भी हट रहे हैं। तो इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए कि ऑल्टरनेट एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, उस पर हमें जाना चाहिए। सूरज की रोशनी से या हवा से जो है जो बिजली पैदा की जाती है उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, उस पर वर्ल्ड बैंक हमें पैसा दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बनिस्बत इसलिए कि हम सिर्फ पानी पे ही जो है वो सोचें। लेकिन पानी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन खुरम एक अभी आपसे राब्ते से पहले हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डॉलर की कीमत पर बड़े डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। जब डॉलर 169 पे 170 पे था तो बहुत सारी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमत में 2-3 लाख रुपए बढ़ा दिए थे, और जो लोगों ने बुकिंग कराई हुई थी उनसे भी इजाफी पैसे मांगे गए थे। लेकिन अब जब डॉलर 162 की रेंज में आ गया है तो गाड़ी की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं नजर आ रहा। आपको लगता है कि इस हवाले से मार्केट खुद ही स्टेबलाइज हो जाएगी या गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा? शफात, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये ऐसा होता नहीं है, ये पूरी दुनिया में और खासकर हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होता, सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा नहीं होता कि प्राइसेस जो है किसी चीज की बढ़ा दी जाए और उसे उसी हिसाब से कम किया जाए। ये दुनिया में ये उसूल नहीं होता, आपको पता है। ये बिजनेस जो है इसी तरह से होते हैं और हमारे यहाँ भी यही है, गाड़ियों की कीमतें बढ़ाई जाती है, ज्यादा से कम से की जाती है, बल्कि मेरे ख्याल में इतना ज्यादा नहीं होती गाड़ियों की कीमतें कम। एक और उसमें फैक्टर ये भी होता है कि लोकलाइजेशन कितनी है, लोकल पार्ट्स कितने बन रहे हैं, लोकल उसमें कंटेंट कितना है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डॉलर जो है अगर डॉलर की कीमत कम हो रही है और रुपी इंप्रूव हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ उस हिसाब से नहीं आता, कीमतें उस हिसाब से नहीं गिरी जाती, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो ऑयल की कीमत हो, चाहे वो फूड की कीमत हो, या चाहे कोई भी अशिया हो जो हम बाहर से जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ना हमने अब जरा गाड़ी की कीमतों पर जरा फोकस होकर काम करना है, क्योंकि गाड़ियां अब वस्सों बार हो गई हैं लिटरली। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पे आपसे तफसीली बात करेंगे, तैयारी पक्की रखिएगा। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद हमारे साथ थे। और शफात, इसलिए आपने वो ट्राम वाला वो पैकेज बनाया था क्योंकि पता है कि गाड़ी तो हमारे वस्सों बार हो गई है, तो होते ऐसी ट्राम से सफर करना है। ट्राम भी नहीं लग रही ना, ट्राम भी नहीं है, जो ग्रीन लाइन है वो भी नहीं आ रही, तो मेरे ख्याल में अब कुछ होना चाहिए। तो जी ज़रा आप लोग अगर जलसे धरनों से फारग हो जाए तो ज़रा कराची के अवाम पे भी, मुल्क की अवाम पे भी तवज्जो दे। आगे बढ़ते हैं जनाब। और इसलिए तो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हो रही है। शफात, आप क्या बात कर रहे हो, ऑपोजिशन वाले नाराज हो जाएंगे फिर। अल्लाह चलो तो कहते मार लेते हैं जी। अमेरिका चले जाते हैं जी। बिल्कुल जी, अमेरिका चले जाते हैं। और आपको पता है कि अब ऑलमोस्ट 2 वीक्स 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिन का टाइम रह गया वहाँ पे होने वाले अमेरिकी इंतखाबात, और इलेक्शन से पहले डाक के जरिए बड़ी तादाद में पड़ने वाले वोट इस बात को जाहिर करते हैं कि बहुत से अमरीकी शहरी उम्मीदवारों के इंतखाब में अपनी पसंद का तयन ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उम्मीदवारों का काम खत्म हो गया है और सदर ट्रंप और जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब किया और कहा कि जी कोरोना वायरस के बाद मैं सुपरमैन बन गया हूँ। इसी डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने ओहायो में पावर शो किया इसी दौरान और ट्रंप को आड़े हाथों लिया। शफात, और ओहायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेरिकन इलेक्शंस के डायनामिक्स को समझे तो इट्स वन स्विंग स्टेट, और हमेशा ओहायो जिसकी तरफ जाता है वो उम्मीदवार ज़्यादा तगड़ा हो जाता है। तो अगर पावर शो जो बाइडन ने ओहायो में किया है तो अब ये देखना है कि अगर ट्रंप यहाँ पर करते हैं तो उनको यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे मिलता है। पिछली बार भी जब ट्रंप जीते थे तो तब भी ओहायो ने ही बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो ये स्विंग
स्टेट्स अमेरिका की तकरीबन 12 रियासतें ऐसी हैं जो कि किसी भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी वो डेमोक्रेट्स की तरफ चली जाती हैं, कभी वो जो है वो रिपब्लिकन्स की तरफ चली जाती हैं, इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट फ्लोरिडा शफात, फ्लोरिडा में बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है जी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और पेंसिल्वेनिया में भी वो आपको पता है क्योंकि ये स्विंग स्टेट है, तो जो हार जीत के नताइज हैं ये फैसला कुन इनको करार दे रहे हैं। इस सूरत हाल में ट्विटर ने भी ऐलान किया कि इंतखाबात में उम्मीदवारों समेत किसी भी सारिफ को कबल इस वक्त कामयाबी का ऐलान करने नहीं दिया जाएगा। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AY न्यूज़ के नुमाइंदे अमरीका में जो मौजूद जाज़ेब अली, उनसे मजीद बात करेंगे। जाज़ेब ये बताइएगा, ऑलमोस्ट बस 2 वीक रह गए वहाँ पे इंतखाब होने के लिए, क्या माहौल है और इस वक्त अमरीका में इलेक्शंस की तैयारियों को लेकर लोगों की भी क्या अप्रोच है? जी देखिए, बिल्कुल बहुत कम वक्त रह गया है अब इंतखाबात में, लेकिन अर्ली वोटिंग जो है अमेरिका में शुरू हो चुकी है। कई रियासतों में अर्ली वोटिंग शुरू हो चुकी है, जबकि डाक के ज़रिए जो है 40 लाख से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट भी किए जा चुके हैं। तो माहौल तो जो है वो उस तरीके का नहीं है जैसा हमेशा होता था, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वबा की वजह से, और अब कोरोना वायरस अमेरिका की 31 रियासतों में मज़ीद फैल रहा है और 2,20,000 से ज़ायद अमवात तो हो चुकी हैं। लेकिन जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि फरवरी 2021 तक ये अमवात 4 लाख तक पहुंच सकती हैं। बहुत ज़्यादा केसेस अब भी सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता हफ्ते तो 3 रोज़ तक रोज़ाना 50,000 नए केसेस कोरोना के अमेरिका में सामने आए हैं। तो जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो तो मांद पड़ चुकी हैं। साबिक नायब सदर जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, वो तो अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ बहुत ही महदूद हैं, काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी एहतियात के साथ कर रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप की इंतखाबी रैलियाँ, इंतखाबी जलसे ज़ोर शोर से जारी हैं। फ्लोरिडा में उन्होंने एक इंतखाबी रैली की, पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली की, जहाँ पे हज़ारों अफराद ने शिरकत की और 80% अफराद ने वहाँ मास्क भी नहीं पहना हुआ था, क्योंकि ना तो सदर ट्रंप खुद मास्क पहनने को तरजीह देते हैं, ना ही उनके सपोर्टर्स। उनके सपोर्टर्स से मेरी बातचीत हुई जब वो वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल सेंटर में एडमिट थे, तो वहाँ पर भी जो उनके हज़ारों मद्दाह मौजूद थे, उनसे मैंने पूछा भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, तो उन्होंने कहा वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि मास्क आपको कोरोना से महफूज रख सकता है। तो खबर इंतखाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं और सदर ट्रंप तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, हालांकि अभी कोरोना वायरस से उठे हैं, 10 रोज़ उन्होंने आराम किया, उसके बाद निकल आए हैं बाहर। तो लेकिन अब मुसलसल जो है वो इंतखाबी रैलियाँ और जलसे। तो क्या लग रहा है आपको कि जो पोस्टल बैलेट्स पड़ रहे हैं ये कौन लोग, मतलब कौन सी पार्टी में जो शामिल अफराद हैं वो उसको प्रेफर कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स? देखें, अर्ली वोटिंग और डाक के ज़रिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। होता यह था पहले अमेरिका में कि आपको डाक के ज़रिए वोट डालने के लिए कोई वजह बतानी पड़ती थी, सिर्फ उन लोगों को इजाज़त थी डाक के ज़रिए वोट डालने की जो मुल्क से बाहर हैं या इलेक्शन के रोज़ किसी मजबूरी या किसी ज़रूरी काम की वजह से पोलिंग स्टेशन वोट डालने नहीं आ सकते। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से तमाम रियासतें जो हैं, अब तक खैर तमाम रियासतों ने नहीं, अलबत्ता ज़्यादातर रियासतों ने तमाम शहरियों को यह हक दे दिया है कि वो कोरोना वबा की बायस जो खौफजदा हैं तो वो अपने घरों से बैठकर वोट डाल सकते हैं, वो डाक के ज़रिए वोट डाल सकते हैं। 40 लाख से ज़्यादा वोट अब तक जो है वो कई रियासतों में डाले जा चुके हैं और कई मिलियन वोट अभी डाले भी जाएंगे डाक के ज़रिए। और डाक के ज़रिए वोटिंग के सदर ट्रंप बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इसमें धांधली का बड़े पैमाने पर खदशा है और लोग जो हैं वो जाकर पोलिंग स्टेशन में ही जहाँ से सर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी बताइएगा, वहाँ पर जो पाकिस्तानी जहाँ जो अमरीकी हैं वो बड़े पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, उनकी अक्सरियत की नए सदर से क्या तवक्कुआत हैं और वो किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी जो हैं वो बटे हुए हैं, इस दफ़ा इलेक्शन में काफ़ी जो है डिवाइडेड हैं। ज़्यादातर हमेशा से पाकिस्तानी डेमोक्रेट्स की तरफ ही जाते थे, वोट डालते थे। ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं डेमोक्रेट पार्टी की वो हमेशा से बड़ी अच्छी रही हैं, तो ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स जाते हैं डेमोक्रेट पार्टी की तरफ। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तानी डिवाइडेड हैं और हमने बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा वो जाकर सदर डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट डालेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप इस मुल्क के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं, एक अच्छे सदर हैं और ये मुल्क तरक्की करेगा उनके अंडर होते हुए। जो बाइडन से वो इतने जो है अट्रैक्ट जो बाइडन की तरफ होते हुए नज़र नहीं आ रहे, मतलब बटे हुए शायद आप कह सकते हैं। जो बाइडन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे पाकिस्तानी। हमारे जाज़ेब अली हमें बता रहे थे अमेरिका से। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। इस दौरान मैं और मदिया ज़रा शर्तें लगाते हैं कि अमरीकी इंतखाब कौन जीतेगा। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, अभी बता रही हूँ। मुझे भी लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। मावन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि आज वज़ीर आज़म कार्डिक स्टेंट्स की प्रोडक्शन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान उन 18 मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो स्टेंट्स बनाते हैं। सालाना 8 अरब ज़र मुबादला की बचत होगी। एक बार आपको फिर से बताते चलें कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि आज वज़ीर आज़म कार्डिक स्टेंट की पैदावार का इफ्तिताह करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान का शुमार उन 18 ममालिक में होगा जो ये स्टंट तैयार करते हैं। सालाना 8 अरब ज़र मुबादला की बचत भी होगी इस हवाले से, और इस मौके पर उन्होंने कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद भी पेश की है। एक और अहम खबर शामिल करते चलें। पीडीएम का गुजरांवाला जलसा 2 बड़ी जमातें अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा करेंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाला मूसा को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया। बिलावल भुट्टो के एजाज़ में आज कमर ज़मान कायरा की तरफ से ज़ोहराना दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो ज़ोहराने के बाद 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जो उनके साथ जो कारकुन हैं गुजरांवाला रवाना हो जाएंगे और जियाले बिलावल भुट्टो के जलसेगाह जाने के लिए लाला मूसा पहुंचना ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। बिलावल भुट्टो वजीराबाद बाईपास पर इस्तकबालिया रैली से भी खिताब करेंगे। और अब हम आपको बताएं कि एक अजीबो गरीब और बड़ी मुख्तलिफ नौइयत का एक केस सामने आया है। हीमोफीलिया और दिल की बीमारी में मुब्तला होने वाले पहले पाकिस्तानी बच्चे का केस मंजर आम पर आया है और इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला बच्चा जो है वो बहुत छोटा है। उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 18 माह है और 18 माह के बच्चे मोहम्मद अहमद की जो तकलीफ़ है वो उसके वालिदैन से नहीं देखी जाती। मोहम्मद अहमद दिल की पेचीदा बीमारी TOF का शिकार है और इस बीमारी में 4 पेचीदगियाँ दिल में इकट्ठे आती हैं और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो दिल की जिस पेचीदगी का शिकार है उसको अब इलाज की ज़रूरत है। उसके 4 बड़े ऑपरेशंस होने हैं और वो अगले चंद सालों में होने हैं और उसके लिए अब फंड्स भी दरकार है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है और वो ये कि बच्चा हेमोफीलिया का भी शिकार है। हमारे साथ बच्चे के वालिदैन मौजूद हैं। उल्दा समन अपने बच्चे के साथ मौजूद हैं क्योंकि बच्चा इस वक्त सीट पे आने को तैयार नहीं है, लेकिन उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आप दोनों का आप लोग तशरीफ़ लाए हमारे शो में। पहले हम ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों को पहले कब इल्म हुआ कि ये बच्चे को ये बीमारी हो रही, कॉम्प्लिकेशन? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जब पैदा हुआ था तो इसका जॉइंटिस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जैसे नॉर्मल बच्चों को बढ़ता है। तो उस सिलसिले में ये हॉस्पिटलाइज हुआ। तो जब इसको चेक किया गया कि इसका कार्डियक में मर्मर साउंड आ रहा था, तो उन्होंने हम चेक करवाने के लिए यहाँ कार्डियो भेजा। तो 5 डेज़ में डायग्नोज हो गया था ही इज़ कार्डियक पेशेंट। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि ये हेमोफीलिया बी फैक्टर 9 बी का भी डेफिशिएंट है। तो वो बस इसकी उसी वक्त सर्जरी प्लान्स होने लग गई थी कि ये 9 मंथ में या 10 मंथ में अप्रॉक्स हो जाती हैं अगर ये हेमोफीलिया के पेशेंट ना होता। अच्छा, ही लुक्स परफेक्टली फाइन। हम उनको आपके बेटे को देखें तो थोड़ा बहुत बेहतर हो, जब हम उसे ले भी आएंगे बिकॉज वो बच्चे हैं, बच्चे तंग करते हैं। तो पता कैसे चला, क्योंकि अभी हम भी बच्चे को देख रहे हैं तो हमें इसको देख के कहीं आइडिया नहीं हो रहा कि बच्चे को ये 2 खतरनाक बीमारियां हैं। मैम बिल्कुल जब ये पैदा हुआ था तो बिल्कुल नॉर्मल था और बहुत हेल्दी चाइल्ड था, यानी मतलब इसका वेट भी 4 kg था। तो अब कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जब वो कार्डियो से भेजा गया तो एक साउंड कहलाता है मर्मर साउंड, वो था। तो उससे तो डायग्नोज हो गया था, लेकिन फिर डॉक्टर बहरहाल मैं बहुत जगह इसके लिए फिरी, मुझे नहीं पता मुझे किस सिमेट्री में जाना चाहिए। मतलब मेरा सफ़र चलता रहा। फिर मुझे गवर्नमेंट से तो कोई, सॉरी टू से, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि मैं वहाँ पे भी जा रही थी। जैसे बहुत बड़ा एक कार्डिक यहाँ पे हॉस्पिटल है जो कार्डियो के नाम से वहाँ पीड्स लेकिन मैम वहाँ ये होता था कि जैसे कि मदिया, वहाँ पे ऐसे होता था कि अगर मैं जर्नल में भी जा रही हूँ तो मुझे सुबह 6 बजे अगर मुझे पर्ची बनवानी पड़ रही है तो मुझे मतलब 8 घंटे क्या 5 डेज़ के बच्चे को मैं लेके बैठ सकती हूँ, वहाँ नहीं लेके बैठ सकती। तो उसमें भी मुझे एग्जीक्यूटिव डॉक्टर की क्लिनिक्स में जाना पड़ा था। आपको क्या बताया है कि कितनी लागत आएगी और क्या पाकिस्तान में ये इलाज
मुमकिन भी है या बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, उन्होंने तो पहले रिकमेंड कर दिया था कि इलाज यहाँ पर अभी अगर आप चाहें, आपके फाइनेंशियल अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो बाहर वो रिकमेंड करते हैं। जैसे कि जहाँ पे बहुत बड़ी हीमोफीलिया सोसाइटीज़ हैं, जैसे कनाडा, यूके और हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ बहुत अच्छी कार्डियक सर्जरीज तो वहाँ रिकमेंड करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, वहाँ बाहर तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकती जाना। क्या अखराजात आने हैं इसके हीमोफीलिया के इलाज पे और इसकी कार्डियक सर्जरीज के हवाले से? जो इसमें मेजर लागत है या रिक्योरमेंट है वो ड्राई फैक्टर कॉन्सेंट्रेट हीमोफीलिया फैक्टर 9 की है, जो कि पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं इजीली, और सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है इसकी पाकिस्तान में जिनके पास ये प्रोडक्ट अभी मौजूद है। तो इनका जो केस है, इस केस के अंदर एक तो ये बच्चा हीमोफिलिक है। हीमोफिलिक मतलब कि क्लॉटिंग फैक्टर्स तो बॉडी में है नहीं, पेपर कट भी लगेगा तो ब्लीड कंट्रोल करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है पेपर कट से भी। तो फिर इसके दिल की सर्जरी है, तो इसके लिए इसको सर्जिकल प्रोसीजर्स और जो भी सर्जिकल चीज़ें हैं उसके साथ साथ कंटिन्यूली ड्राई फैक्टर कॉन्सेंट्रेट की इन्फ्यूजन या सप्लाई देंगे। हम समझ सकते हैं, हम चाहेंगे आपके बच्चे को भी तो बुला लें ताकि वो भी स्क्रीन पे अपनी अम्मा के पास। दूसरा मतलब देखिए, आप माशाल्लाह से बड़ी अच्छी फैमिली से लगे हैं, तो कोई यकीनन बहुत ज़्यादा मजबूरी के तहत अब आप लोग आगे आए हैं, क्योंकि आपका बच्चा इतना छोटा है और इलाज पे जब इतनी ज़्यादा लागत आएगी, तभी आपने मुखैर हजरात से भी कहा है कि वो भी एक्जैक्टली सपोर्ट करें। तो मैं चाहूँगी आप ले आएँ, बिल्कुल ले आएँ जी। ये बहुत ही प्यारे मोहम्मद अहमद हैं, और ये मोहम्मद अहमद है जिनके इनके वाले से हम बात कर रहे हैं, जिनको हेमोफीलिया भी है, एट द सेम टाइम इनको कार्डियक प्रॉब्लम भी है। एग्जैक्टली आपके साथ नंबर्स क्या शेयर किए गए कि कितने पैसों में इनका इलाज होगा? हो सकता है बहुत सारे लोग जो मैं देखते हैं वो कुछ। बेसिकली मेरा ताल्लुक हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी से, ठीक है, और मैं खुद भी हीमोफिलिक पेशेंट हूँ, और 20 ईयर्स से हम पेशेंट पेरेंट्स एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और 60 ईयर्स से पाकिस्तान में हीमोफीलिया की मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, ना गवर्नमेंट लेवल पे ना प्राइवेट लेवल पे। तो इसकी कोई नया मर्ज भी नहीं है पाकिस्तान में लोगों को यहाँ पे हीमोफीलिया है। हाँ जी, 60 ईयर्स से। तो फिर इसके बाद हम पेशेंट पेरेंट्स इकट्ठे हुए और हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। अब जब हमने अपने काम शुरू किए और फिर इस तरह सुमन जैसे और भी पेरेंट्स वगैरह आ रही जिनके इश्यूज़ हैं, तो इनका जो एग्जैक्ट अभी प्रोक्योरमेंट करनी है क्लॉटिंग फैक्टर 9 की, वो इनको यूनिट्स चाहिए 4 ईयर के लिए 1,60,000 IU, और ईच IU जो है 90 रुपीज़ का पाकिस्तान में। तो हमें 10.4 मिलियन के प्रोक्योरमेंट करनी है ड्राई फैक्टर कॉन्सेंट्रेट एंटी हीमोफीलिया, तकरीबन 1,40,00,000। जी श्योर, इनको प्रोफिलैक्सिस के ऊपर रखना है। वो सिर्फ ड्राई फैक्टर रखने के लिए, सिर्फ ड्राई फैक्टर, और अभी सर्जरीज इसमें शामिल नहीं? अभी सर्जरी इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये जब आदाद शुमार आपके साथ शेयर किए गए, आपको क्या लगता है, आप पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर ये फंड्स अवेलेबल हो जाएं तो इसका इलाज हो जाएगा? सर, अगर नॉर्मल पेशेंट अगर इसे अब देखा जाए हीमोफीलिया हटा के, तो ये 98% जो है यहाँ पे कामयाब सर्जरी है। लेकिन अगर हमें ये अवेलेबिलिटी मिल जाए डाई फैक्टर्स वगैरह की इस लेवल पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए आपको शायद ये बात पता नहीं है, मैं आपको कोट कर देती हूँ, ये एक यूनिक केस है, कभी ऐसी सर्जरी पाकिस्तान में हुई नहीं है। कार्डिक होती है, लेकिन डॉक्टर ने 18 मंथ्स तक इसको इस लेकर आ गई हैं कि अवेलेबिलिटी हो जाए इस चीज़ की। तो नॉर्मल ये 9 मंथ में ऑपरेट हो जाता, और 4 डिफेक्ट्स हैं इसके हार्ट में, जिसकी मतलब पार्शियल इन लोगों ने करनी है, बाईपास करने, वो भी ओपन हार्ट। समझ, ये आप लोगों का कैमरा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग इस वक्त आप देख रहे हैं, हुकाम बाला के जो लोग हैं वो भी आपको देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगी उनसे भी आप इस हवाले से बात करें, बिकॉज आई एम श्योर क्योंकि जो जिस रकम की ज़रूरत है हो सकता है वो सुन लें, और हुकूमत जो है वो बीड़ा उठा ले कि उन्होंने बाकी बच्चों की तरह इस बच्चे का भी मतलब ख्याल करना। जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे हम वो हो गए थे मजबूर कि कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट हो जाए, लेकिन अभी तो कोई सपोर्ट आई नहीं। लेकिन मेरी बच्ची की ज़िंदगी तो मतलब मेरे हाथ में मतलब लग रहा है कि चला जाएगा। अगर फर्स्ट मैं कोई केस अपने डॉक्टर्स को यहाँ पे दे रही हूँ, तो मेरी लिए कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी है कि मैं एक बच्चे को मतलब दिल काटने के लिए दे रही हूँ, और मेरे पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। वज़ीर आज़म साहब और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, इमरान खान साहब, वो अगर करवाना चाहें तो उनके लिए तो मुमकिन नहीं है। मेरा बच्चा मेरे हाथ में आ जाएगा। अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं है तो मैंने खुद इनिशियली बहुत सर्च किया है कि मलिक रियाज साहब के फ़ंड्स बहुत अच्छे होते हैं वेलफेयर में, वो सपोर्ट कर दें, वो मतलब कर सकते हैं, और मेरा बच्चा वापस मेरे पास
खेल तवा गोद में हो जाएगा। चाहेंगे कि वो तमाम मुखैर हजरात जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत है और हम दुआ करते हैं समन कि आपके इस साहबजादे को अल्लाह पाक तवील उम्र दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली सेहत और उसका इलाज जल्द अज जल्द हो जाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी। और इसी उम्मीद के साथ देखें, क्योंकि शफात कहते हैं कि जैसे कहते हैं माएँ सबकी सांझी होती हैं, बेटी सबकी सांझी होती है, तो बच्चे भी सबके सांझे होते हैं। और आप खुद सोचें कि कितने कर्ब और अजियत में माँ बाप ये खुद मुब्तला होंगे कि एक अच्छी फैमिली के लोग जब मीडिया पे आके बात करने में मजबूर हो जाए कि हमें हमारे बेटे की सेहत के लिए, उसके ऑपरेशन के लिए इमदाद चाहिए, तो वो कितना मन मार के, अपनी इज़्ज़त नफ्स कितनी मार के सामने आएंगे। तो उनकी लाज ज़रूर रखिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मज़े हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कह रहे हैं जनाब आपको, माजरत, नहीं। कथा कलामी की माजरत जी। और ब्रेक से पहले बड़ी डिस्कशन चल रही थी यहाँ पे कि लोग साइकिल पे निकलते हैं, क्योंकि अबरार उल हक साहब ने बहुत पहले अपील की थी आवाम से कि बैजा साइकिल थे, लोग अब साइकिल पे निकले हैं और कोविड के दौरान तो बहुत ज़्यादा निकले। बिल्कुल जवाब, लेकिन उन्हें आज जानी यानी कि खातून को साइकिल का बोला था, आवाम को नहीं बोला था। लेकिन शफात अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे मोटरसाइकिल्स के और साइकिल्स वगैरह के जो एक्सीडेंट हैं वो हो जाते हैं। समहाउ जो बंदा चला रहा होता है वो तो बेहोश पड़ा है, वो कैसे इन्फॉर्म करेगा। तो इस तनाज़ुर में आपको पता है कि एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेंशन किया हमारे कराची के इंजीनियर्स ने। जी जनाब, और ये हमारे जो होनहार तलबा है इन्होंने एक ऐसा हेलमेट बनाया है कि जो आपको बसूरत एक्सीडेंट, खुदा न खास्ता आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है जिसमें जो हेलमेट है वो डैमेज होता है, वो ज़ाहिर तभी होगा कि जब आप जो है वो ऑन रोड होंगे या कोई ऐसी सूरत होगी, तो वो फ़ौरन से बेशतर आपके जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको मुतला कर सकते हैं। बिल्कुल, घर में जैसे आपकी बेगम, आपकी वालिदा, आपके फादर, तो आपको ठक करके एक मैसेज भी आएगा और साथ में लोकेशन भी आ जाएगी कि एग्जैक्टली जो आवाज़ ये हेलमेट में से नहीं निकलेगी, ये मैसेज फ़ौरन आएगा। ये मैसेज है, वो बता रहे कि मैसेज भी कितना फास्ट होगा और उसके ये भी बता देगा कि एग्जैक्टली ये लोकेशन जो है वो कहाँ पर। इसी वाले से बात हमारे साथ मौजूद है जनाब, और जो स्टूडेंट्स हैं माज़र सिद्रा इलियास हैं और हमारे साथ जयाद साहब मौजूद हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हम हेलमेट हम देख रहे हैं कितने अरसे में बना ये इतनी टेक्नोलॉजी वाला हेलमेट? ये हमें 1 साल का वक्त मिला था, हमारा FYP था एक्चुअली। तो प्रोजेक्ट जी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमने ये सेलेक्ट किया था कि हम स्मार्ट हेलमेट बनाएंगे। अच्छा ये हेलमेट तो ठीक है, लेकिन ये आपने इसके आगे ये डैशबोर्ड क्यों निकाला? ये डिस्प्ले है एक्चुअली और गूगल मैप्स वगैरह के लिए हैं। हम मतलब एक्सीडेंट मतलब रोक तो नहीं सकते कि एक्सीडेंट हो ना, लेकिन जो उसका रिस्क है उसको तो मिनिमाइज कर सकते थे। तो हमने कहा कि बंदा पॉकेट से मोबाइल निकाले ही ना, इसी हेलमेट में सब हो। तो इसमें हेडफोन्स भी हैं और आगे एक डिस्प्ले जो हम उसको गूगल से वो कर सकते हैं। अहमद, इसका मतलब है कि अगर आप बाइक चला रहे हो, आपको कोई कॉल भी आए तो आप आराम से वो कॉल भी ले सकते हैं, हेलमेट उतारे बगैर, और अपना हाथ जो है वो बाइक से हटाए बगैर आपको कॉल भी आराम से ले सकते हैं। आपने कहीं जाना हो तो आप गूगल मैप भी आराम से यहाँ पे खोल सकते हैं और वो आपको आपकी स्पीड रहनुमाई भी कर सकता है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये सामने डिस्ट्रैक्ट करे। नहीं, हम एक्चुअली हमने बनाया ही इसी उससे कि ये बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा आपको। ट्रांसपेरेंट आप देखें यूज़ हुआ हुआ है। तो अभी तक इसका तजुर्बा वगैरह ऐसे आप लोगों ने खुद भी किया है? कर रहे हैं हम, इस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें असल में वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो जो हमारा जो प्रोजेक्ट होती है स्क्रीन, वो ऐसा लगता है आगे रोड के ऊपर है, ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल आंख के मुंह के सामने है। अच्छा ये मुझे बताएं कि वो बाकी सब तो ठीक है, बट आपने कहा ये मोबाइल पे डिस्प्ले देगा, बट बीसी USB आउट ये एक्चुअली में इसकी पावर चार्जिंग देने के लिए चार्जेबल है। अच्छा ये चार्जेबल भी है, दैट्स इनक्रेडिबल। और क्या बैटरी है इसकी? मतलब 3 to 4 आवर्स इजीली देती है। 3 to 4 आवर्स। कनेक्ट कैसे होगा हमारे मोबाइल से? जो हेडफोन्स हैं ब्लूटूथ के थ्रू हो रहे हैं और जो स्क्रीन है वो TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर हो रही है। क्या लागत आई है इसकी वैसे? इसके ऊपर जो कॉस्ट आई है वो 45 to 50,000 हो गया। 45 to 50,000। इनक्रेडिबल। अच्छा यार, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप दोनों से पूछूंगा, ये डिस्प्ले जो आपने यहाँ दिया है ये आप हेलमेट के शीशे में भी तो दे सकते थे? एग्जैक्टली बिल्कुल दे सकते थे, बट फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे तो अभी प्रोटोटाइप है, इस वजह से अभी इसी को ट्राई किया है। That can be an option. बिल्कुल, That's incredible. By the way, very good invention. मतलब बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने इस पे काम किया है और
नज़र आ रहा है कि ये लेकिन इसमें जो आपने बताया कि जी ये घर वालों को मुतला कर सकता है इन केस हेलमेट डैमेज हो रहा है, क्रैक हो रहा है, तो ये भी इम्कान है कि जो इसके अंदर मशीनरी है वो भी डैमेज हो जाएगी। अगर गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके डिस्प्ले को होगा मतलब इफेक्ट, और अंदर की अंदर कंपोनेंट्स वगैरह जो है उनको ऐसे इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके जो फॉर्म है उसके अंदर है, फिर उसके ऊपर उसकी पैकिंग। और हेलमेट का मटेरियल भी ऐसा होता है कि इतना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिद्रा और अहमद मुझे बताएं कि इसका मतलब है जो इसके अंदर सेंसर है वो भी आपको बता सकते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर सेंसर्स होते हैं, वो बता देते हैं जी कि साथ वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा करीब से गुजरी, तो ये वो सेंसर्स भी काम कर सकते हैं। वो फ्यूचर वर्क में अभी हमने इस पर किया नहीं है। दैट्स इनक्रेडिबल। सो वैसे इसमें आपने डिस्प्ले दिया है, आपने इसमें क्या जायरो भी दिया? जी जायरो। दैट्स इनक्रेडिबल। और क्या, और ये आपकी सेल फोन के साथ थ्रू आउट कनेक्टेड है, और जब ये हेलमेट ब्रेक होता है, खुदा ना खास्ता जिसने पहना हुआ है वो गिर जाता है, तो वो स्पीड डायल कैसे एक्टिवेट होगा? वो आपने क्या प्रोग्राम किया इसको अलग से? प्रोग्राम किया है, सेंसर्स है ना। जैसे आपने जायरो की बात की तो वो स्टेबल, अभी स्टेबल कंडीशन पे हेलमेट, जैसे ही वो अनस्टेबल होता है अपने इक्विलिब्रियम से हटता है, तो वो फिर इनेबल होगा वो जायरो, और फिर वो जीपीएस से ग्लोबल। कराची में अगर वो बेचारे को किसी बंदे को झटका लगा तो वैसे ही उसके घर वालों को मुसलसल मैसेज आते जाएंगे, यही तो पता चल जाएगा कि वो एफबी एरिया में घूम रहे हैं। नहीं, वो जायरो इसको टिप खड़ी भी रोड पे। अच्छा सर, आपसे पूछना चाहूँगा आपका क्या इनपुट रहा है हेलमेट की? एक्चुअली मैं कंप्यूटर सिस्टम मेरा डिसिप्लिन है, तो प्रोग्रामिंग बट हार्डवेयर में भी मैंने पूरा पार्ट लिया है। तो बड़ी जॉइंट एफर्ट लग रही है सबकी। और आप लोगों का डिसिप्लिन क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं टेलीकम्युनिकेशन का हूँ और ये सीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा डिसिप्लिन कंप्यूटर सिस्टम है और उसका टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा ये बताएं फिर आप लोगों ने कब सोचा कि ठीक है एक बार इसका तजुर्बा कामयाब हो जाए, फिर बाकायदा आपने सोचा है कि आप किसी कंपनीज के पास जाएंगे इनको लेकर, कहीं बातचीत अभी शुरू की हो आपने? हम टीचर से बातचीत कर रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं इसको और थोड़ा इम्प्रूव करो, मतलब टेस्टिंग कर लो अच्छी तरह से, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, फिर हम इंशाल्लाह करते हैं इसके ऊपर। और दुनिया में कहीं इस नौयत का कोई हेलमेट है? डिफरेंट है, बट इस तरह के पूरा कंप्लीट जो फीचर्स हमारे साथ है ना, मतलब हमने इसमें जो इम्प्लीमेंट किए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है एक हेलमेट के अंदर, मिलेंगे बट डिफरेंटली। अलग से GoPro यूज़ करते हैं, अलग से माउंट किया हुआ होता है, इसके अंदर इनबिल्ट है, और इसमें आपको कैमरा निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये किधर लगाई है? असल काम की बात आपने बताई जी, कैमरा भी है कहाँ पे? ये कैप हटाना पड़ेगा। अच्छा ये कैप हटाना पड़ेगा, तो अगर वो आओ दैट्स वेरी नाइस जी, ये इस पे कैमरा लगा हुआ है, तो होगा ये कि जो यूजुअली जो स्नैचिंग की वारदातें होती हैं बाइकर्स के साथ, खासतौर पे बहुत सारे लोग जो है शनाख्ती कार्ड नहीं कैरी कर सकते। एक और चीज़, चले ठीक है ये अच्छी बात है, हादसात से ही बचाएगा और वैसे भी आपकी हेल्प भी करेगा, और दूसरे में भी खवातीन हजरात तो फिर शौक से अपने हस्बैंड को गिफ्ट करेंगे ताकि वो नजर रख सके कि एग्जैक्ट उनके हस्बैंड जो है वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन भी जो है वो जरूर उनके पास उनके साथ शेयर होगी। बहुत ये है मिसयूज टेक्नोलॉजी का, ये चेक, ये मिसयूज मुझे पता था कि जवाब आएगा। थैंक यू सो मच। अहमद जयाद हमारे साथ मौजूद थे और सिद्रा इलियास हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच भाई, इतनी ज़बरदस्त आपने चीज़ बनाई है। और यहाँ पे शफात बताएं, मैं ब्रेक लेनी है, आगे क्या करना है? एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं, और कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर मोड़ पे कायम जो पनाहगाह है उसका दौरा किया जी, और वहाँ पे सहूलतों के मयार का जायजा लिया। ना सिर्फ ये बल्कि जो पनाहगाह में मौजूद जो लोग थे उनके साथ उन्होंने गपशप भी की, खाना भी खाया। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत प्यारा जेस्चर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गया, और वज़ीर आज़म ने पनाहगाह में आने वालों का इज़्ज़त और वक़ार के साथ ख्याल रखने की भी हिदायत की है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूर नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने वहाँ के अमले के साथ तस्वीर खींची। ये बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट है। वो लोग जो बेघर हैं उनको कम से कम इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर उनको एक छत मुयसर आ जाती है, उनको 2 वक्त का खाना मुयसर आ जाता है। बिल्कुल। और शफा साथ में आज के एक और दिन में अच्छा भी इस हवाले से भी है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान खान बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर रहे हैं, क्योंकि आज से पाकिस्तान में भी जो यूरोपियन तर्ज पे जो बनाए गए जो हार्ट स्टैंड है वो भी तैयार होना शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह उसके बाद हम 18वें नंबर पर आ जाएंगे। और बाकी आपको तो पता है कि आज गुजरांवाला में जिना ग्राउंड में होने वाला है जलसा, और इस जलसे के हवाले से तमाम तर अपडेट्स आप AY न्यूज़ पर गाहे बगाहे देखते रहेंगे। और यहाँ पर अब वक्त हो गया है, आप रोइएगा मत, देखिए मुझे पता है आप रोने वाले हैं, लेकिन क्या करें, हमें भी तो छुट्टी लेनी है। आपसे इजाजत चाहते हैं, आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।